हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं ये एक टेस्ट मेरे द्वारा लिया गया था 10 प्रश्नों का। तो काफ़ी बच्चों ने इसके आंसर्स भी किए और मैंने आपसे पूछा था कि ये आपको सेशन कैसा लग रहा है। बट कुछ ही स्टूडेंट ने बताया, तो आपको बताना चाहिए कि ये सेशन कैसा लग रहा है ताकि आगे इम्प्रूवमेंट मैं और कर सकूं। ओके, पहला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है चार, उसके बारे में डिटेलिंग भी करते चला जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर मिलाते रहिएगा। आपका काम ये है कि आपने जो आंसर्स मुझे भेजे थे उस आंसर जो मैं भी आंसर दूंगा उसमें मिलाइएगा और फिर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। अगर कोई 10 में 9 लाता है, 10 में 10 लाते हैं तो वो पुरस्कृत भी किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्मचक्र यानी 24 तीलियां का प्रमाण महात्मा गांधी की किस रचना में मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यंग इंडिया। अब एक चीज आप यहाँ याद रखिएगा, महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनके द्वारा लिखी गई ये चारों रचनाएं हैं, जैसे हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज और नवजीवन, ये चारों इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा? बी यानी यंग इंडिया। दो तीन बातें और याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं कि महात्मा गांधी की जो रचनाएं हैं वो उस रचनाओं में कौन कौन आते हैं। गांधी जी एक दिन मेरे सपने में आए थे और मैं उनसे पूछ दिया कि गांधी जी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, आप यंग नहीं लगते। तो मैंने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, हम यंग ही ना, हम यंग ही ना, यंग मतलब होता है जवान, ठीक है, यंग ही ना। अब देखिए गांधी जी द्वारा, ये गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, हा से हरिजन, म से होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आप नोट करते जाइएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यंग से होगा यंग इंडिया, ठीक है, ही से होगा हिंद स्वराज और न से होगा नवजीवन। तो ये आपको याद रखनी चाहिए कि गांधी जी मेरे सपने में आके क्या बोले। गांधी जी से हमने पूछा कि बच्चे बोल रहे थे कि बहुत दिन से पढ़ाते हैं सर, यंग नहीं दिखते हैं। तो मैंने गांधी जी से प्रश्न पूछा, गांधी जी हम यंग ही ना, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संसद के अधिवेशन का आरंभ से होता है, किससे होता है? ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। तो ये होता है जन गण मन। आप सभी को पता है कि संसद, ये इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है, ठीक है। और हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला तो है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। प्रेसिडेंट का उल्लेख है आर्टिकल 53 में, 52 में, ठीक है 52 में। राज्यसभा है आर्टिकल 80 और लोकसभा 81। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जन गण मन, काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं और वंदे मातरम में। अब इसका तो दूसरा का राइट आंसर मैंने बता दिया ए, लेकिन जन गण मन और वंदे मातरम यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जन गण मन, इन सब में न न न क्यों न, हर जगह ना है। तो इसकी जो ये जो है वो है राष्ट्रगान। क्या है? राष्ट्रगान। अब गान में देखिए ना आता है। फिर है राष्ट्रगीत, राष्ट्र तो कॉमन दोनों में हो गया। अगर मैं राष्ट्रगीत की बात करूं, राष्ट्रगीत, तो देखिए राष्ट्र दोनों में कॉमन है, हटा दीजिए। लेकिन गान और गीत में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा है। कई नेताओं को पूछा जाता है राष्ट्रगान, तो कह देते हैं वंदे मातरम है। तो खैर वो अलग बात है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में अगर आप निवास करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। और खासकर आप अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपको ये पता अच्छे से होना चाहिए गान कौन सा है, गीत कौन सा है। तो जहां पे, अब देखिए यहाँ पे ग कॉमन, यहाँ भी ग कॉमन, न बचा, न जिसमें होगा वो न वाले में होगा, मतलब राष्ट्रगान अगर होगा तो जन गण मन। अब यहाँ पे त बचा तो त वाला होगा। देखिए वंदे मातरम में वंदे मातरम में त और त मैच किया। एक चीज और, ये तो हुआ हिंदी। अगर इंग्लिश पूछा जाए, आप म्यूजिक जब चलाते हैं तो सुनते क्या है? सॉन्ग। सॉन्ग मतलब होता है गाना, ना कि गान, गाना या गीत बोल सकते हैं आप। तो सॉन्ग अगर पूछेगा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, एक सेकेंड, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, देखिए सॉन्ग, सॉन्ग मतलब होता है गाना या गीत, तो आप बोलिएगा वंदे मातरम। लेकिन नेशनल एंथम पूछेगा तो आप बोलेंगे जन गण मन। ओके, तो ये आपको दोनों बात याद रखनी चाहिए। इसका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है हम भारत के लोग, वो तो प्रियम्बल का लिया हुआ है, प्रस्तावना का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी 22 जुलाई 1947। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कई बार पीएससी वाले एग्जाम में मैंने देखा है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज होके आए और गलत आंसर करके दिए।
क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ध्वज की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी। भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान अगर अपनाने की बात हो, देखिए अपनाने की बात हो, अपनाया गया, लागू नहीं किया गया, अपनाया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर बोला जाए कि लागू कब हुआ, तब बोलिएगा 26 जनवरी 1950, मतलब 2 महीने का गैपिंग। देखिए एक तो हुआ अपनाना, तो वो कौन सा डेट होगा, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ठीक इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946, ये क्या है, 13 दिसंबर 1946, ये ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। अब संविधान सभा जिसमें 389 मेंबर थे, कितने थे, 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 389। ओके। और संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। ठीक है, अच्छी बात है। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, दूसरा 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर, और तीसरा 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946। इसी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, और इसी को जब स्वीकृति 1947 में मिली थी, यही आगे चल के भारतीय संविधान का प्रियम्बल बना था, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान की चाबी या कुंजी या की। ओके। लेकिन अगर आपसे ये कभी पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा, तो आप बोलिएगा फंडामेंटल राइट्स को। ओके, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, आत्मा बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और उसमें भी कौन सा, तो आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला महिला राष्ट्रपति थी। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये किस राज्य से संबंधित थी। यहां पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए मुंबई तो पहले मुंबई के नाम से नहीं जाना जाता था, उस समय नाम था इसका बम्बई। बम्बई प्रेसिडेंसी में एक जगह है नंदगांव, तो नंदगांव में इनका जन्म हुआ था। और ये तो हो गया, इसमें और कुछ है नहीं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक चीज और, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको बताना है ये कैवे नंबर की मतलब प्रेसिडेंट थी, आपको बताना है किस नंबर की ये प्रेसिडेंट थी, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, ये 2007 से 12 तक प्रेसिडेंट रही थी। ओके, चलिए। राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान टाइम में पूछा गया कि कितना होता है, पहले की बात भूल जाइए। तो इनका सही आंसर जो होगा वो होगा 3.50 लाख, यानी 3.5 लाख। एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर था तीसरा का डी और चौथा का सी। ठीक है, पांचवा नंबर का सी। तो राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि प्रेसिडेंट का वेतन कितना होता है, प्रेसिडेंट है ना, जिसे हम महामहिम भी कहते हैं, तो इनका वेतन होता है 5 लाख। 2.5 लाख किसका वेतन होता है, तो 2.5 लाख तो बहुतों का होता है। वैसे मैं बता देता हूँ, 2.5 लाख होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्ट सॉरी सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंहबोंगा। अब देखिए सिंहबोंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देवता हैं, प्रमुख देवता हैं। संथाल हो गए, मुंडा हो गए, मुंडाओं के प्रमुख देवता सिंहबोंगा। बहुत सारी जनजातियों के ये हैं, है ना। मुंडा हो गए, हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो इनका निवास स्थान कहाँ है। देखिए वीडियोस के माध्यम से मैंने ये बताया था कि सिंहबोंगा का जो मतलब तुलना किया गया है वो सूर्य भगवान से। तो इनका निवास स्थान ऑब्वियस सी बात है कि सूर्यलोक होगा, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर पर 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाता था या गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें ये चारों जो ऑप्शंस हैं ये झारखंड के मंदिर हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहाड़ी मंदिर। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर रांची में है। कहाँ है, रांची में। टांगीनाथ मंदिर गुमला में है, और गुमला में है आपका मझगांव में। रजरप्पा मंदिर आपका कहाँ है, रामगढ़ में। ओके, तो यहाँ पे पहाड़ी मंदिर होगा। अब पहाड़ी मंदिर के बारे में 2-3 बात और याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। पहाड़ी मंदिर, इसका पुराना नाम क्या था, टिकीबुरा। क्या था, टिकीबुरा। ओके, तो ये पुराना नाम था इनका, इस मंदिर का। 23 जनवरी 2016 को, एक डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी 2016 को। ठीक है, 23 जनवरी 2016 को
सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती मनाई जा रही थी। 119वीं, कौन सी 119वीं जयंती मनाई जा रही थी। उसी अवसर पर देश का सबसे ऊंचा और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहीं पे यानी पहाड़ी मंदिर पे फहराया गया था। कहां पे? पहाड़ी मंदिर पे फहराया गया था। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने फहराया था। कितना ऊंचाई था उसका? तो 293 फीट। ठीक है, 293 फीट। ये तो फ्लैग पोल था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी थी तो आप बोलेंगे 493 फीट। रांची वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे झंडा जो है बहुत झंडा को लेकर काफी विवाद भी हुआ था बाद में। खैर चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जनजाति लोहा गलाने में दक्ष मानी जाती है? देखिए एक कहानी या कहावत सुने होंगे कि एकदम असुरे है। असुर का मतलब होता है मतलब नहीं, सुर मतलब भगवान, देवता नहीं है मतलब राक्षस है। तो ऐसा आदमी लोहा गलाने का काम कौन करेगा? जिसमें बहुत दम हो, बहुत पावरफुल हो। तो असुर नहीं बोलते कि एकदम असुर है। एकदम असुर का मतलब बहुत उल्टे पुल्टे काम करता हो। तो लोहा, अब यहाँ उल्टा पुल्टा का मतलब दूसरे वे में मत ले लीजिएगा। उल्टा पुल्टा मतलब जैसे किसी का दरवाजा तोड़ देना है ना, लकड़ी का गट्ठर है तो उसको आसानी से तोड़ देना, मतलब असुर का मतलब ये समझ लीजिए। तो कौन सी जनजाति लोहा गलाने में दक्ष मानी जाती है? वो है असुर। उरांव, उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है संथाल, दूसरी उरांव। पहली संथाल, दूसरी उरांव, तीसरा संथाल उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। चौथा जनजाति हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन पे। मानसिंह ने किसका नाम अकबर नगर रखा था? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानसिंह ने किसका नाम अकबर नगर रखा था? तो मानसिंह ने, सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं राजमहल को। मानसिंह कौन था? तो अकबर का प्रधान सेनापति। अकबर का प्रधान सेनापति, महान सम्राट अकबर, उनका प्रधान सेनापति मानसिंह। ओके। दूसरी बात कि इन्होंने क्या किया था 1592 में। कब? 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बंगाल और बिहार के वायसराय के साथ मिलकर राजमहल को अपने कब्जे में लिया और बंगाल की राजधानी बनाई। राजमहल है कहाँ? तो यह है साहेबगंज में। ठीक है। अब साहेबगंज में एक जगह है, वो जगह है तेलियागढ़। कौन सी है? तेलियागढ़। अब इस तेलियागढ़ को क्या बोलते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार, क्योंकि बंगाल से आपको आना है तो तेलियागढ़ होके, तो तेलियागढ़ को क्या बोलते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार। राजमहल कहाँ है? साहेबगंज में। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन, तेलोंग लिपि का संबंध किस भाषा से है? तेलोंग लिपि का संबंध है कुडुख भाषा से। अब ध्यान दीजिएगा, कुडुख का भाषा वैसे तो देखा गया है देवनागरी भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन तेलोंग लिपि, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कुडुख जो है उरांव जनजाति की भाषा है। किसकी भाषा है? ये तो लिपि है तेलोंग, लेकिन कुडुख जो भाषा है वो किसकी है? उरांव जनजाति की भाषा है। अब उरांव जनजाति जो है वो किससे मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब उरांव जनजाति की जो कुडुख भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। कौन सी? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। अब यहाँ द्रविड़ भाषा परिवार में 2-3 बातें याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण भारत की भाषाएं आती है, जैसे तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उसके बाद कन्नड़। अब त से तमिल है, देखिए त से तमिल, तो तमिलनाडु, वो तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु मतलब तेलंगाना, तेलंगाना है, अगर तेलंगाना होगा तो आंध्र प्रदेश भी होगा, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। मलयालम केरल और लक्षद्वीप में, और कन्नड़, क से कन्नड़ और क से कर्नाटका में। कुडुख आपका झारखंड में मिलता ही मिलता है। ठीक है, 2-3 बातें और याद रखिए आप। पहला, ये जो उरांव जनजाति है स्वयं को क्या कहना पसंद करती है? कुडुख। उरांव जनजाति क्या पसंद करेगी स्वयं को कहना? उरांव स्वयं को क्या कहेगी? कुडुख। ठीक, चलिए। मुंडा स्वयं को क्या कहेंगे? तो होड़को या होड़को एक ही बात है। होड़को या होड़को एक ही बात है, मुंडा कहेंगे। मुंडा स्वयं को क्या कहेंगे? होड़को या होड़को। ओके। संथाली स्वयं को क्या कहेंगे? होड़, संथाली होड़ कहेंगे। और होको कहते हैं स्वयं को हो, इनको अच्छा लगता है और बहुत अच्छा नाम भी ये इससे शब्द भी बहुत अच्छे निकलते हैं, इसलिए ये कहते हैं स्वयं को। तो ये था 10 क्वेश्चन का एक सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएं, ताकि अगला जो वीडियो है इसी टाइप का वो मैं और लेके आऊँ आपके बीच। ओके, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।